Hello everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor Botany, MLB Government College भीलवाड़ा। BSc Part 1, पेपर सेकेंड बॉटनी के इस पेपर में जिसमें एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स हैं, इसमें आज का टॉपिक है एंथोसेरॉस। इसका ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है जिसमें हम रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइट्स में दो प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कायिक जनन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एंथोसेरॉस। एंथोसेरॉस में तीन प्रकार से या कहिए चार प्रकार से लगभग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जाता है। सबसे पहला मेथड वही है प्रगामी मृत्यु एवं क्षय बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके। सुकाय के जो प्रौढ़ भाग हैं उनका क्षय होकर, और यही प्रक्रिया जब द्विशाखन तक पहुंचती है तो शाखाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और स्वतंत्र पादप बनाती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, लगभग सारे ब्रायोफाइट्स में ये देखा गया है। प्रगामी मृत्यु एवं क्षय, प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस, कि जो प्रौढ़ भाग है वो क्षय होकर पीछे से नष्ट होता जाता है, और यही जब द्विशाखन तक पहुंचता है तो दोनों शाखाएं एक दूसरे से अलग होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, जब भी कभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसी में पूछा जाए तो ये पॉइंट आप उसमें अवश्य ही डाल सकते हैं कि प्रगामी मृत्यु एवं क्षय द्वारा कायिक जनन। नेक्स्ट इसमें है बाय जैमा। जैमा हमने उसमें भी पढ़ा था, मार्केंशिया में जैमा कप होता है मध्य शिरा में, और यहाँ पर भी जैमा के द्वारा कायिक जनन देखा जाता है, पर कुछ जातियों में ही जैमा का निर्माण होता है और ये जैमा पृथक होकर नया सुकाय बनाते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण हैं एंथोसेरॉस ग्लैंडुलोसस, एंथोसेरॉस फॉर्मोसे एंड एंथोसेरॉस प्रोपेग्यूलिफेरस। इन जातियों में जैमा पाए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके द्वारा कायिक जनन होता है, वो है ट्यूबर्स। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ट्यूबर्स को हिंदी में बोलते हैं कंद। कंद के द्वारा कायिक जनन। तो एंथोसेरॉस की वो जातियां जो शुष्क वातावरण में प्रभावित होती हैं और तो प्रतिकूल परिस्थिति होती है, पानी की कमी होती है, उस समय ये गोल फूली हुई संरचनाएं बना लेती हैं जिन्हें हम कंद कहते हैं। इनकी जो कंद की बाहर की जो लेयर्स होती हैं वो कॉर्क जैसी होती हैं और भीतर की कोशिकाओं की वो रक्षा करती हैं। इन कंदों में स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स और रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, जिससे कि ये शुष्क परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में सुकाय के नष्ट होने के पश्चात भी अपने आप को सरवाइव करे रखते हैं। कंद में रिजर्व फूड मटेरियल है, ऑयल है, प्रोटीन्स हैं, इस वजह से ये अपने आप को, और बाहर की लेयर्स बहुत ही कॉर्की हैं, इस वजह से ये विपरीत परिस्थिति में भी सरवाइव कर जाते हैं। बाकी का थैलस नष्ट हो जाता है पर ये कंद पेरिनेट कर लेते हैं और पेरिनेटिंग संरचनाएं होती हैं। एंथोसेरॉस हिमालयंसिस में कंद जो हैं व्रंत युक्त पाए जाते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं ए जो दिखाया है उसमें छोटे छोटे व्रंत निकले हुए हैं और उन पर कंद लगे हुए हैं गोल गोल। ये तो व्रंत युक्त कंद हैं। ये शीर्ष पर, किनारों पर अथवा आधार तल पर कहीं भी हो सकते हैं, किनारों से निकले हुए हैं, देख रहे हैं आप। और कुछ कंद जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि थैलस पर ही लगे हुए हैं। इसको हम कहते हैं अव्रंत कंद। अव्रंत यानी कि व्रंत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो सी में जो दिखाया है, सी में जो आपको दिखाया है वो है एंथोसेरॉस लेवाइस। इसमें ससाइल ट्यूबर्स पाए जाते हैं, यानी कि अव्रंत कंद हैं, ससाइल ट्यूबर्स। हिमालयंसिस में स्टॉक्ड ट्यूबर्स, लेवाइस में ससाइल ट्यूबर्स। कुछ और जातियां हैं जैसे एंथोसेरॉस हेलाई, एंथोसेरॉस पियर्सोनाई, इस प्रकार से इनमें भी ट्यूबर्स या कंद पाए जाते हैं। लास्ट और एक जो इम्पॉर्टेंट वो है एंथोसेरॉस का कायिक जनन का प्रोसेस, वो है बाय परसिस्टेंट ग्रोइंग अपाइसिस, यानी कि चिर लगन वृद्धि शीर्ष द्वारा
परसिस्टेंट मतलब जो चीज़ नष्ट ना हो, अपने आप को सर्वाइव करे रखे। ग्रोइंग अपाइसिस का मतलब है जहाँ पर वृद्धि बिंदु होता है, वृद्धि शीर्ष है वो पार्ट। तो इसका जो विपरीत परिस्थिति होती है, शुष्क काल है, पानी नहीं मिल रहा है, तो कायिक जो थैलस है वो नष्ट हो जाता है। पर ये वृद्धि शीर्ष के पास वाला जो कोशिकाएं हैं, ये अपने आप को इस प्रकार से श्लेष्मा बनाकर, श्लेष्मा का सिक्राव होता है, और श्लेष्मा बनाने के पश्चात ये अपने आप को सरवाइव कर लेती हैं और शुष्कता को सहने में सक्षम हो जाती हैं। जल की हानि नहीं होगी, और ये जो ग्रोइंग अपाइसिस हैं ये काफ़ी समय तक जीवित रहते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, वाटर अवेलेबल होता है, ये नए पादप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, और ये पाया जाता है एंथोसेरोस पियर्सोनाई में, एंथोसेरोस फ्यूजिफॉर्मिस में आप परसिस्टेंट ग्रोइंग अपाइसिस या चिरलगन वृद्धि शीर्ष द्वारा कायिक जनन देखते हैं। एक और प्रोसेस है जिसमें कई बुक्स में दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे, अपबीजाणुता। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एपोस्पोरी। ठीक है। कुछ जातियों में ऐसा होता है कि बीजाणुद्भिद की या बीजाणुजनक की कोशिकाओं से सुकाय का निर्माण होता है। ठीक है। बीजाणुजनक में तो बीजाणु पाए जाते हैं, उनके अंकुरण से तो सुकाय का निर्माण होगा, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। पर बीजाणुजनक की अन्य कोशिकाएं, फुट की कोशिका हो गई, अलग कोशिकाएं जो हैं, जो स्टेराइल हैं, वो भी एपोस्पोरी के द्वारा बिना बीजाणु बनाए ही, मतलब वो बीजाणु बनाने में सक्षम नहीं है, पर वो थैलस बना लेती हैं। एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं एपोस्पोरी या अपबीजाणुता, यानी कि बिना बीजाणु बने ही नए थैलस का निर्माण हो रहा है। तो बीजाणुजनक की जो कायिक कोशिकाएं हैं, उनसे बनने वाला युग्मकोद्भिद कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। क्यों? क्योंकि बीजाणुजनक तो डिप्लॉयड है, और बस ये आगे वृद्धि करके अपना लाइफ साइकिल नहीं चलाएगा, बस एक थैलस बन गया, डिप्लॉयड है, वहाँ पर इसकी कहानी ख़त्म। ये आगे इसके ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होंगे, ये आगे जीवन चक्र पूरा नहीं करेगा, एक बस अपना द्विगुणित थैलस है, यही इसका वो रहेगा। तो एक कम महत्वपूर्ण है इतना ये। बाकी सब में है, विखंडन देख लो, प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके देख लो, प्रगामी मृत्यु एवं क्षय, जैमा है या कंद है या चिरलगन वृद्धि शीर्ष हैं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट इसके प्रोसेस हैं जिसके द्वारा, या ये विधियां हैं जिनके द्वारा कायिक जनन एंथोसेरोस में देखा जाता है। थैंक्स।